हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हम नॉवेल पढ़ेंगे कार्pe diem बाय राबिया खान और आज हम पढ़ेंगे इसका एपिसोड नंबर 25। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। लबों पे आती कोई गाली रोकी थी। आखिर में उसने यासिर हंसता जा रहा था। तुम्हें इससे क्या मसला है? उसके पूछने पर फाइल की बरकरदानी करते साहिर ने चेहरा उठाकर उसे देखा था, फिर गहरा सांस लिया। मेरी बहन का शौहर भी इतना ही टॉक्सिक था। मैं उन दोनों बहुत छोटा था। मुझे नहीं पता था कि घर की औरतों को ऐसे दरिंदों से कैसे महफूज रखते हैं। वो उन्हें मारता था। फिर एक दिन गलत जगह लात लगने पर वो और उनका बच्चा दोनों मर गए। उसकी आंखों में एक काट सी उतरी थी। यासिर हैरत से उसे तक रहा था, फिर गहरा सांस लेकर सर हिलाया। बहुत बेवकूफ़ थी वो, बिल्कुल सलीना जैसी, इसीलिए शायद रुककर कंधे उचकाए। उस वाजिद को आसपास देखकर दिमाग ख़राब होने लगता है मेरा। फिर उसने सर झटक कर फाइल यासिर की जानिब बढ़ाई थी। वो सब उसे केस की ब्रीफिंग दे रहा था। वो दोनों अस्पताल की इमारत के बाहर इस्तेदा थे। सायरा हाथ बांधकर इंतहाई खफगी से सामने देख रही थी और अरमान बिल्कुल चुप हुआ उसे देख रहा था। अंदर हुई तो कलामी वो उसकी गोश गुजार कर चुकी थी। फिर उसने गहरा सांस लिया और जेबों में हाथ अड़ से मेरे दोस्त खुद गर्ज लग सकता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। प्लीज़ मेरे सामने अपने दोस्त की हिमायत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसने इंतहाई बेजारियत कहा था। एक सलीना कम नहीं है मेरे पास उस सर्द आदमी की हिमायत करने के लिए। वो हल्का सा हंस दिया था। सलीना तो पहले ही उसकी फ़ैन है, बस उल्टे सीधे लोगों की फ़ैन बनती रहती है वो अहमक लड़की। अहमक तो है वो। उसके कहने पर सायरा ने एक झटके से चेहरा उसकी जानिब फेरा था। धूप उन दोनों पर तिरछी होकर गिर रही थी। सायरा की सब आंखों के कांच उस धूप तले चमक रहे थे, रुखसार गुलाबी हो रहे थे और आंखों में चुभन सी थी। अरमान उसे उस धूप में खड़ा कई पैरों तक देख सकता था। उफ, वो इतनी खूबसूरत क्यों थी? एक मिनट, उसे अहमक सिर्फ मैं कह सकती हूँ, आप नहीं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी नहीं। सख्ती से चबाकर कहा तो अरमान ने जेबों से हाथ निकाल कर उठा दिए। माफ़ी, गलती हो गई। उसके तने नकोज ज़रा ढीले पड़े थे। आप तो बहुत जल्दी जेलस हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जो मेरा है वो मेरा है। किसी को उस पर उंगली उठाने या हथियाने का कोई हक नहीं। मेरी ज़िंदगी तो आपके साथ मुश्किल हो जाएगी। और यकदम ही उसके लबों से फिसला तो वो चौंकी। क्या मतलब आप इतना जेलस होती हैं तो ये कि मुझसे शादी करेंगी आप? ओ डैम, ये क्या कह दिया था उसने? वो चंद पल मुंह खोले उसे हैरत से देखती रही, फिर आंखों में ना समझी सी उभरी। क्या कहा आपने? क्या बुराई है मुझसे शादी करने में? गड़बड़ा कर पूछा था। बात बिगड़ने से पहले उसे संभालनी थी। मैं इधर अपनी दोस्त के लिए परेशान हो रही हूँ और आपको शादी की बड़ी है। आपकी दोस्त को मेरा दोस्त खुश नहीं होने देगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मुझसे शादी कर लें। आंखें झुकाकर मासूमियत से कहा तो सायरा ने बेयकीनी से गहरा सांस लिया। आपकी अम्मी को पता है कि आप लड़कियों को हॉस्पिटल्स के बाहर प्रपोज करते हैं? लड़कियों ने नहीं, सिर्फ आपको प्रपोज किया है। प्यारी लड़की हैं आप। और मेरी मम्मा नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। और वो जो कुछ सख्त सा कहने लगी थी, उसकी आखिरी बात पर रुक सी गई। वो अब ज़रा खुफगी से सामने देख रहा था। सायरा ने उससे मजीद कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से निकल आई थी, फिर अपनी कार का अगला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी। चंद पर शौक से स्टेयरिंग को थामे रखा। एक दोस्त इतना कोल्ड है और दूसरा हॉस्पिटल के बाहर प्रपोज करने से भी नहीं चूक रहा। उसने सर हिलाया, फिर उस बेयकीनी से बड़बड़ाती इग्निशन में चाबी घुमाने लगी। पीछे अरमान मुस्कुराकर जेबों में हाथ डालता अंदर की जानिब बढ़ रहा था। आखिरकार यासिर की वजह से उसकी शादी का प्रपोजल भी अस्पताल के बाहर ही तय पाया था। गुड। अगले दिनों में भी मसरूफियत इतनी गहरी थी कि वो मुझसे से अपने मुतालिक बात नहीं कर सकी। शूटिंग मुकम्मल होने पर महज 15 दिन रह गए तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे सर तक उठाने की फुर्सत नहीं थी। काम करते करते कब ठंडी सी शाम है उसे अंदाज़ा नहीं हो सका। सेट पर मौजूद वर्कर सब कैमरा वगैरह समेट रहे थे। उसी पैरों से दूर से किसी के ओवरकोट की झलक नजर आई। जाने पहचाना सा लॉन्ग ओवरकोट। उसने बगौर उस शख्स को देखा और फिर चौंक गई। वो मुईद हसन था। उससे ज़रा फासले पर इस्तदा था, हमेशा की तरह वजिया ठहरा हुआ, किसी मुजस्मे की मानंद सफ़ेद और यख। उसको देखने पर वो हल्की सी शानासा मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ आया था। वो अब तक हैरत से उसे चेहरा उठाए देख रही थी, फिर एकदम ही चेहरे पर ढेरों खुशियाँ उभर आई। वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई थी। तुम यहाँ? वाओ, उसे वाक़ईतन अच्छा लगा था। मुझे हल्का सा मुस्कुराया, फिर सर हिलाने लगा। सायरा का फ़ोन आया था मुझे। आपकी ज़हनी सेहत के बारे में खासी परेशान लग रही थी। वो मुझे कहा कि आप मुझसे खुद रब्ता करेंगी, लेकिन फिर आपने 2 दिन तक नहीं किया। मुझे तशवीश हो रही थी, इसने खुद चलाया। एड्रेस सायरा से लिया था, इसलिए शाइस्ते के लिए कहा था उसने। वो ममनून नज़रों से उसे देखने लगी थी, फिर उसने एक निगाह अतराफ में दौड़ाई। आप तो खासी मसरूफ़ एक्ट्रेस हो गई हैं। उसके तबसरे पर वो हंसती थी। खुदा का शुक्र है किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको इस सारे अरसे में? उसके चेहरे को गहरी नज़रों से बागौर देखते उसने पूछा था। वो ज़रा सा चौंकी और फिर संभल गई, साथ ही मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। सर भी झटका। यासिर की कही गई बातें यूं ही याद आ गई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके टालने पर वो चुप सा हो गया था। बाहर मौसम खिला खिला सा है। चलें, कुछ देर की वॉक आपके स्ट्रेस से भरपूर दिन के लिए अच्छी साबित होगी। उसी के साथ वो दोनों बाहर की जानिब बढ़ गए थे। सड़क पर कुछ देर यूं ही भी मकसद से आगे बढ़ते रहे। स्ट्रीट बल्ब हर जानिब रोशन थे, कतार दर कतार
मौजूद रेस्टोरेंट से मध्यम मौसीकी की आवाज़ें आ रही थीं। वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है क्या? मोहित के सवाल पर उसने सर इस बात में हिलाया था। इनफैक्ट वो हल्का सा हंसी, बहुत ज़्यादा है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। मोहित की दो मायनी सी अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था। काम करना इतना मुश्किल क्यों है? पैसे कमाना इतना मुश्किल क्यों है? लोगों के साथ मामला तय करना और डाइट करना इतना मुश्किल क्यों है? मोहित हसन, आखिर सब इतना मुश्किल क्यों है? कुछ आसान क्यों नहीं? ना इंसान ना काम। उसके सवालों का वो आदी था, इसीलिए न मुस्कुराहट लिए उसके जानिब देखा। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो हर शय खुद से ज़्यादा बड़ी और वज़नी महसूस होती है। जब हम मज़बूत होते हैं तो हर शय खुद से छोटी और हल्की महसूस होती है। इट इज़ जस्ट ऑल इन माइंड। नपे तुले लफ्ज़ों में कहा तो सलीना ने उसकी जानिब देखा। इतने परफेक्ट लफ्ज़ कहाँ से लाते हो? महज उन 2 जुमलों में तुमने मेरी ज़हनी गत्तियों को खोल कर रख दिया है। तुम्हारे लिए कितना आसान होता होगा ना मोहित, खुद के दिमाग को काबू करना। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर लम्हे भर को साया सा लहराया था, लेकिन वो फिर संभल गया। ये लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। वो समझते हैं कि माहिर नफ्सियात को नफ्सियात का कोई मसला लायक नहीं होगा, हालांकि उसकी बिल्कुल बरक्स होती है। हमारी फील्ड में एक मकूला मशहूर है कि नफ्सियात पढ़ने वाले और दिमाग की गुत्थियाँ सुलझाने वाले खुद नफ्सियाती होते हैं। आप पागल हुए बगैर पागलों को इलाज नहीं कर सकते, इसी तरह आप नफ्सियाती हुए बगैर नफ्सियात का इलाज नहीं कर सकते। क्या आप जानती हैं कि एंग्जाइटी कंटीजेंस या मुत्तरी यानी एक इंसान से दूसरे को लगने वाली बीमारी होती है। ये आपसे होती हुई दूसरे बंदे को लग जाती है। बगैर एहसास किए, बगैर कोशिश के, बिल्कुल गैर इरादी तौर पर। वो उसके जवाब पर आंखें फैलाए बिल्कुल ठहर कर उसे देख रही थी। मोहित ने सर इस बात में हिलाकर उसकी यकीन दहानी करवाई थी। ये आपकी एंग्जाइटी नहीं है। एंग्जाइटी अकेले नहीं हो सकती। आपके ख़ानदान, दोस्तों या घर वालों में से किसी को एंग्जाइटी रही होगी, इसीलिए आप उसका शिकार हुई हैं। और वो एक पल को बिल्कुल रुक सी गई थी। उसे याद आया अपनी माँ का भेजा एक टांग चिल्लाते रहना, नाखून खाना, शदीद इज़्तिराब के अलम में एक टांग को बैठे बैठे मज़ीद तेज़ी से हिलाना। उसे याद था कि वो उनको देखकर खुद भी बगैर किसी इरादे के वैसे ही करने लगती थी। बरसों की उलझन जैसे उस लम्हे उलझ गई थी। मतलब एक इंसान की एंग्जाइटी दूसरे में मुंतकिल होती रहती है। मुझे किससे लगी है? उसने आंखें फैलाकर पूछा था। मोहित ने सर हिलाया। बिल्कुल, फिर तो आपको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होनी चाहिए। आपके पास इतने अजीबोगरीब मरीज़ आते होंगे, आप तो पागल होने लगते होंगे। और आंखें मासूम से फैलाकर ऐसा कहा था कि मोहित बेख्तियार हंस दिया था। ऐसा ही है, इसीलिए हम माहिर नफ्सियात अपनी रूटीन का बेहद ख्याल रखते हैं। हम सेहत अफ़ज़ा खाते हैं और रोज़ाना मेडिटेट करते हैं। वर्जिश हमारी ज़िंदगी का एक अहम जज़्बा। हमें नफ्सियाती अमराज का इलाज करने से पहले खुद को काबू करना होता है। सोचिए, मेरे पास एक मरीज़ एंजाइटी से फ्रीक आउट हो रहा है और मैं उसकी हालत देखकर उससे ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाऊं। उस पर उसकी अपनी एंजाइटी के साथ मेरी एंजाइटी भी मुसल्लत हो जाएगी। वो मेरे ऑफिस से जब उठ कर जाएगा तो सुकून के बजाय मरीज़ पागल होने लगेगा। इसीलिए मरीज़ चाहे कितना ही बेचैन और मुस्तरिब हो रहा हो, हम पर पुरसुकून बैठे रहते हैं। हमें मरीज़ के साथ पागल। आखिर में कंधे उचकाए थे। वो मुतासिर सी नज़र आने लगी। वो फिर से साथ साथ चलने लगे थे। महज उससे चंद बातें करके ही सलीना को अपने कंधों से बोझ उतरता महसूस हो रहा था। बाज़ इंसानों की मौजूदगी की भी कितना सुकून का बायस होती है। कितना मुश्किल काम है ना? मुश्किल नहीं होता, बस हम कमज़ोर होते हैं। जी मोहित साहब, मैं जानती हूँ कि आप इंतहाई मजबूत हिसाब रखने वाले माहिर नफ्सियात हैं। वो उसकी बात पर हल्का सा हंस दिया था। मेरा सेशन बुक कर लो, तो जल्दी फारिग होकर आऊँगी। इतने दिनों बाद बात किए तुमसे। बहुत अच्छा और तरोताज़ा सा लग रहा है। जो मेडिसिन मैंने पहले दी थी वो ले रही हैं आप? नहीं, मसरूफियत में वो मुझसे बिल्कुल छूट गई हैं। सारी मेहनत ज़ाया कर देते हैं आप लोग। ये एक बात कहकर वो उसकी हल्की सी डांट पर हंसी थी। हाँ, उसकी गलती थी। उसने अब नई सेशन की बाकायदगी से लूँगी। उसने सर हिलाया था। चंद पल वो दोनों यूं ही छोटे छोटे कदम उठाकर चलते रहे। लम्हे भर को आसमान से गरज उभरी तो उन दोनों ने यूं ही सर उठाकर देखा। आसमान सुरमई बादलों से ढका हुआ था। फिजा में बेसाख्ता सी हफ्सा महसूस होने लगा था। सुरमई और गहरा नीला रंग वाकई डिप्रेशन की अलामत होते हैं। उसने मोहित की जानिब चेहरा फेर कर कहा था। उसकी निगाहें मोहित की कनपटी से होती हुई कान तक फिसली। उस पर हल्का सा जख्म था। मोहित नहीं चौंका। चेहरा इतना ही सुकून से उसकी जानिब फेरा। लम्हे भर को सलीना सुन हुई। कितनी ठंडी आंखें थी उसकी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। आप क्या पूछना चाहती हैं सलीना? बुरी आंखों में अजीब सा एहसास था, बिल्कुल गैर इंसानी सा। तुम्हें कैसे पता चला कि कातिल डिप्रेशन का मरीज़ है? क्या तुम्हारा उस सबसे कोई लेना देना है? उसकी आंखों में देखते उसने सवाल किया था। फिजा में एकदम ही ठंडी सी हवा चली, बहुत तेज़ ठंडी हवा। वो मुस्कुराया था। एक मरीज़ के तवज्जुह से कहा था मैंने, ये किसी वजह से मैं इस जगह किया तो जो क्राइम सीन था उस वक्त मैंने ये बात महसूस की थी। उसे लगा उसे हर खुश हो गया है। कौन था वो? चुपचाप उसे देखता रहा। आंखों से हर किस्म की मुस्कुराहट मफकूद थी। माहिर नफ्सियात का चेहरा ठंडा था, बिल्कुल बर्फ़ की मानी यक और सफ़ेद। एक मरीज़ है जिसे ओसीडी लाहिक है।
वो एक ही काम को बार बार करने का आदी है, फिर चाहे वो कत्ल हो या हाथ धोना, वो हर काम बार बार करता है। सिख आदमी, वो बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हुई थी। उसका दिल एक पल को सुकड़ कर फैला था, हल्क अंदर तक खुश हो गया था, कहीं बहुत अंदर तक। वो हर काम को बार बार करने का आदी, जब तक वो खुद मुतमईन ना हो जाए वो हर काम बार बार करता रहता है। उसने पूछा था। दिल खौफ से सिकुड़ रहा था। मोहित ने सर उसकी आंखों में बगौर देखते हुए सर हिलाया था। मुझ पर एक शख्स हमला कर रहा है और बार बार कर रहा है। वो कब तक ऐसा करता रहेगा? उससे लगा कि उसका सवाल किसी खाई से आ रहा है। मोहित का सफ़ेद चेहरा और बुरी आंखें वैसे ही रहीं जब तक वो नहीं कर लेता जो वो चाहता है। वो धक से रह गई थी। हमलावर एक जहनी मरीज शख्स था। वो उसका पीछा जब तक ना छोड़ता, जब तक वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा देता। उसे लगा ठंडी हवा में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो चली है। तो तुमने अब तक पुलिस को क्यों आगाह नहीं किया? वो मेरा मरीज था, मैं बगैर किसी वारंट के उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन वो तो कातिल है, तुम्हें बता। लेकिन इसकी बात जैसे किसी की आवाज़ पर थम सी गई थी। उसने लम्हे भर को पलटकर रेस्टोरेंट के बाहर लगी टीवी स्क्रीन की जानिब देखा। उसे अपनी हर बात भूल गई। उसे लम्हे भर के लिए सब भूल गया था, सब कुछ। वहाँ वाजिद हसन बहुत से माइक के सामने इस्तदा था, एतमाद से गर्दन उठाए और कुछ ऐसा कह रहा था कि उसके साथ साथ लम्हे भर के लिए मोहित को भी अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। मैं मारिया हसन जैसी बीवी जैसी औरत से अलहदगी इख्तियार कर चुका। अब मैं और सलीना शादी करके एक होने वाले हैं। हम अपनी ज़िंदगी का एक नया और शानदार आगाज़ करने वाले हैं। सलीना ने आप सबको इसीलिए आगाह नहीं किया क्योंकि वो मुझसे अपने नए रिश्ते का ऐलान चाहती थी और मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं और सलीना जल्दी शादी करने वाले हैं। अपने ऑफिस में बड़जबान मारिया हसन ने सुर्ख निगाहों से टीवी स्क्रीन की जानिब देखा था और फिर उसने साथ रखा पेपर वेट उठाकर पूरी कुव्वत से बड़ी सी एलसीडी पे दे मारा था। बेहद बुलंद आवाज़ से शीशा टूटा था। उसको बहुत से वर्कर्स ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वो घुटनों के बल झुकी रो रही थी। उसे जैसे सांस नहीं आ रहा था। एजेंसी में मौजूद नीचे फ्लोर पर हर एक गार्ड चेहरा उठाए स्क्रीन को तक रहा था। फ़ोन कान से लगाए बात करता साहिब, पेपर्स प्रिंट करता जार और फाइल्स के लिए आगे बढ़ता शेर। सब जैसे एक पल के लिए रुक सा गया था। सलमान और इन गश्ते बितना टीवी स्क्रीन पर उभरे वाजिद हसन के मुस्कुराते चेहरे को तक रहे थे। अस्पताल में मौजूद वो अपने फ़ोन पर उसकी 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। चेहरा इतना सपाट था कि हद नहीं। पुलिस स्टेशन, मीडिया हाउस, इंटरटेनमेंट एजेंसी, मेकअप करती सायरा और मीटिंग रूम की जानिब बढ़ता अरमान, सब जैसे रुक गए थे। कि आप शादी करें? मोहित ने हैरत से पूछा था। उसने यकीनी से नफ़ी में सर हिलाया था। उसका रंग सफ़ेद हो रहा था। फिर वो वापस भागी। मामलात उसके हाथ से निकल रहे थे। वाजिद हसन ने गेम खेला था। उसने सलीना को घेर लिया था, ऐसे कि वो चाहती भी तो इनकार नहीं कर सकती थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब पुरसुकून सा नीचे उतर रहा था। वो जानता था कि उसने कौन सी चाल चली थी। पिछले ही दिनों उसने मारिया को तलाक दे दी थी। सलीना का फ़ोन बेतहाशा बजने लगा। उसने कार का दरवाज़ा अजरत में खोला और अंदर बैठी। उसका दिमाग जैसे कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये सब क्या हो रहा था? उसे अभी वाजिद से मिलना था। कार तेज़ी से निकालते एक जाने पहचाने रास्ते की जानिब बढ़ने लगी थी। उसी पर उसके मोबाइल पर नज़र अहमद कॉलिंग लिखा आने लगा। उसने ड्राइव करते हुए झट फ़ोन उठाकर कान से लगाया था। ये सब क्या है सलीना? वो दूसरी जानिब से शदीद इस्तराब में बोला था। यकीनन उसके पास भी फ़ोन मुस्तकिल बज रहे होंगे। उसे लोगों को जवाब देना होगा। एक पल के लिए उसे अपना जहन माफ होता महसूस हुआ था। ये सब बकवास है नज़र भाई। ये घटिया आदमी झूठ बोल रहा है सबके सामने। मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही है। उफ सलीना नज़र जैसे दूसरी जानिब बुरी तरह झुंझलाया था। फिर ठहर ठहर कर गहरा सांस लिया और फिर कुछ सोचने की कोशिश की। 1 मिनट, अभी तुम कहाँ हो? मैं उस मनहूस आदमी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने जा रही हूँ। उसकी मौत है आज मेरे हाथों। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी पागल लड़की। उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की है ताकि तुम्हें ट्रिगर करके मीडिया के सामने ले आए। तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ पर हज़ारों रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। वो एक सियासतदान है। उसे हालात को अपने हक में करना आता है। वो तुम्हें आगे बढ़कर सबके सामने थाम लेगा और तुम दिल महसूस कर रह जाओगी। तुम कुछ नहीं कह सकोगी। वापस आओ, तुम कहीं नहीं जा रही। उसका पैर यकलख्ती ब्रेक पर जा पड़ा था। मैं अब क्या करूँ नज़र भाई? क्यों ये लोग मुझे चैन से सांस नहीं लेने दे रहे हैं? ये लोग मुझे पागल कर रहे हैं यार। उसके लहजे में बेहद थकन और बेजारियत थी। नज़र ने गहरा सांस लिया था। फिर उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, तुम वापस आओ, अपने अपार्टमेंट मत जाना। वहाँ भी रिपोर्टर्स हैं। ये अब तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हारा मैनेजर होने के नाते वाजिद की स्टेटमेंट को खुद रद्द कर दूंगा। बात तुम पर नहीं आएगी। कुछ नहीं होगा, भाई है ना तुम्हारे साथ। अभी तुम ये सोचो कि कहाँ जाओगी। रिपोर्टर्स की निगाहों से कहीं दूर छुप जाओ। उनके सामने आने की गलती कतई नहीं करना। उसका लहजा दूसरे जानिब बेहद नरम था। उसे अपने तने एहसाब ढीले पड़ते महसूस हो रहे थे। उसने चंद पल सर स्टीयरिंग पर टिकाकर कुछ सोचना चाहा। वो उस वक्त कहाँ जा सकती थी? एकदम ही एक ख्याल आया था। वो चौंकी, फिर सीधी हो गई। नज़र को जल्दी जल्दी खुदाफिज कहा और फिर एक नंबर डायल करने लगी। चंद पल घंटी जाती रही। अगले ही पल फ़ोन उठा लिया गया था। साहिर की भारी लेकिन संजीदा आवाज़ दूसरी जानिब उभरी थी।
साहिर मुझे अरमान का नंबर दो, जो यासिर का दोस्त है, जल्दी। ओके मैडम। उसने फ़ोन रखा और फिर एक पैगाम उसके मोबाइल पर उभरा। साहिर ने उसको अरमान का नंबर भेज दिया था। उसने अगला पल ज़ाया किए बगैर अरमान को फ़ोन मिलाया, फिर बेचैनी से स्टीयरिंग पर नाखून से खुरचती रही। चंद घंटों के बाद अरमान की मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी थी। हेलो अरमान, मैं सरीना हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? वो दूसरी जानिब जैसे हैरान हुआ था। उसने कार के शीशे से हमें भर को बाहर देखा था, चलती फिरती गाड़ियाँ, मसरूफ़ सी शाहराह। देखिए वाजिद की छोटी झूठी बकवास तो आप सुन चुके ही होंगे, इसीलिए रिपोर्टर्स की वजह से मैं घर नहीं जा सकती, सायरा के पास भी नहीं जा सकती। वो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट है, उसके घर एक्ट्रेस का आना जाना रहता है और अभी तो वो है भी खासी मसरूफ़, इसीलिए आपसे मैं आपके घर सबसे ज़्यादा महफूज जगह है। आप जासूस हैं, आप पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। और दूसरी जानिब वो उसके अजलत में दिए गए सब हवाले पर बस मुस्कुरा कर रह गया था। फिर सरस बात में हिलाया, ओके मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, आप वहाँ चली जाएँ, घर के बाहर से आपको अंदर तक सिक्योरिटी गार्ड ले जाएगा और मैं उसे समझा दूंगा। ओ थैंक यू सो मच। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के बायस आंसू से आ गए थे। अगर दुनिया में वाजिद और साइकोपैथ हमलावर जैसे घटिया लोग थे तो उसी दुनिया में अरमान और साहिर जैसे लोग भी थे। और मुईद, वो एक पल को चौंकी, और वो भी अच्छा था, लेकिन लम्हे भर पहले वो उसे मुईद हरगिज़ नहीं लग रहा था। उसने जहन से उसे झटकने की कोशिश की थी। नो प्रॉब्लम, अरमान ने कहा तो उसने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और फ़ोन कान से हटा लिया। फिर उसके भेजे गए एड्रेस को ध्यान से पढ़ा और गाड़ी घुमाई। साथ ही उसने आंखों पर स्याह चश्मा भी चढ़ा लिया था, कोई उसे पहचान ना ले, बस इसीलिए। अरमान का घर यहाँ से दूर नहीं था। एक खामोश और पुरसुकून सी कॉलोनी में कतार दर कतार अपर मॉडल क्लास के बंगले मौजूद थे। वो आसपास मुतासिर निगाहों से देखती गाड़ी आगे बढ़ा लाई थी। फिर एक जगह उसने कार रोक दी। कार का अगला दरवाज़ा खोलकर बाहर मोबाइल निगाहों के सामने करके एड्रेस को कंफर्म करना चाहा। उसी पर सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो वो कदम पीछे। आप सलीना मैडम हैं? उसने पूछा तो उसने सर हिलाया। वो आप आहिनी दरवाजे धकेल कर खोल रहा था। अपनी कार अंदर ले आए, मुझे अरमान सर ने बता दिया है। उसने सर हिलाया और फिर कार के अंदर पथरीली रविश तक ले आई। छोटा सा सब्ज बेलों से ढका बंगला रोशनियों से जगमगा रहा था। उसने पलट कर गार्ड की जानिब देखा, वो अब उसे दाखिली दरवाजे से लिए घर के अंदर बढ़ रहा था। उसने आसपास निगाह दौड़ाया और फिर लॉन्च के सोफे तक आते थे वो चौंक सी गई। वहाँ सरदार बरजमान थे। उसका मुंह हैरत से खुल गया था। दादा ने भी चौंक कर चेहरा उठाया और हैरान हुए। दादा आप यहाँ? आंखों में खुशी की अलवही सी चमक उभरी थी। उसे अपने हर जख्म जैसे भूलने लगा था। सरदार उठ खड़े हुए थे, फिर आगे बढ़ाए। वो खुश भी थे और शदीद हैरान भी। बेटे आप यहाँ? वो अरमान। और फिर उसे अगले ही पल बेतहाशा रोना आया था, लेकिन वो नहीं रोई। वो सरदार को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो उन्हें अपने साथ ही लॉन्च में चली आई थी। दादा मैंने आपको बहुत मिस किया था, लेकिन आप यहाँ कैसे? यासिर हॉस्पिटल में है ना? मैं बस चंद लम्हे पहले ही अस्पताल से आया हूँ। उसे रिकवर होने के लिए मजीद एक हफ्ता दरकार है। जख्म अभी नम है, चलने फिरने पर खुल सकता है। अरमान मुझे सताने में नहीं रखना चाहता था और इतना लंबा सफ़र भी रोज़ाना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं उसके घर रह रहा हूँ। उन्होंने नरमी से कहा तो उसने सारे लाया। फिर शर्मिंदगी से उनके जानिब देखा। आपको भी लगता होगा ना कि यासिर को ऐसी हालत तक पहुँचाने की जिम्मेदार मैं हूँ? उसने उदासी से मुस्कुराकर कहा तो दादा ना समझी से उसके जानिब देखे। सफ़ेद शफाफ से कुर्ता शलवार में मलबूस, खूबसूरत आंखों पर ऐनक जमाए और बावक्कार अंदाज में उसे नरमी से देखते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। नहीं, उसे तो हमलावर ने उस हालत तक पहुँचाया। और वो चंद पल उनके जवाब पर सुनसी बैठी रही थी, फिर एकदम हंसती। आंखों में डेरो नबी उतरने लगी थी। उस सारे अरसे में सायरा के बाद दादा दूसरे इंसान थे जिन्होंने उसका कोई कसूर नहीं निकाला था। वो हंसती जा रही थी, फिर सर सहलाने लगी। वाकई उसे मैंने ऐसी हालत तक पहुंचाया, वो तो हमलावर था। ओ दादा मैंने ये क्यों नहीं सोचा? मैं पिछले कई दिनों से खुद को मोरी इल्ज़ाम ठहरा रही हूँ। सरदार ने नरमी से मुस्कुराकर उसके 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 सर पर हाथ रखा था। वो उनके अंदाज पर पिघल ही तो गई थी। वो अब नरमी से उसका सर सहला रहे थे। आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम है दादा। अपने कॉलेज के ज़माने में तो लड़कियां आप पे मरती होंगी। और उसके एकदम कहने पर वो भी साख्ता हंस दिए थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। बिल्कुल यासिर की दादी आखिरी उम्र तक मेरे आसपास मौजूद ख़वातीन से जेलस थी। मैं उन्हें बारहा समझाता था कि बेगम मुझे आपके अलावा किसी में दिलचस्पी नहीं, लेकिन वो कहा करती थी आपका क्या भरोसा, एक तो मर्द हैं ऊपर से अंग्रेज़ी अदब पढ़ते हैं। आखिर में वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए थे। दादी का कसूर नहीं था, बाज़ लोगों को बस इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए। सुरमई आंखों वाला गार्ड याद आया था उसे उस समय। उसने सर झटका था। चंद पर खामोशी छाई रही। अगले ही पल दादा की मखमूम सी आवाज़ उभरी, मैंने वाजिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी बच्चे। वो झूठ बोल रहा है ना? जी दादा वो बकवास कर रहा है, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, मैं दुआ करूँगा। उसने उन्हीं मोहब्बत भरी नज़रों से देखा था। जी दादा मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। उसी पल दूसरी जानिब सायरा मुसलसल सलीना का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन जवाब न दार। उसने झुंझलाकर फ़ोन ही बंद कर दिया था। फिर एकदम ही किसी के कार साथ रुकने पर डर के 2 कदम पीछे हुई। अगली ही पल आने वाले को खूंखार निगाहों से देखा। सलीना मेरे घर है, क्या आप चलना चाहेंगी? अरमान था, शीशे से झुका कह रहा था। उसके माथे पर बल उभरे थे। और वो क्यों जाने लगी आपके घर? क्यों उन्हें लगता है कि जासूसों का घर एक महफूज पनाहगाह होती है? मैं उनकी ऐसी खुशफहमी को दूर करने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। सायरा ने उसे तपकर देखा था। आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलता।
और अब के उसकी नरमी से कहने पर वो ज़रा धीमी हुई थी। फिर चेहरा खिड़की पर झुकाया, मुतशिबा निगाहों से उसका वजिया चेहरा देखा। आप वाकई झूठ नहीं बोल रहे, मेरी आंखों में देखें कि आपको लगता है मैं आपसे ऐसे हालात में झूठ बोलूँगा? मैं जानता हूँ आपकी सहेली है, आपको उनकी फ़िक्र होगी। और उसको ऐसे कहने पर उसका रहा सा गुस्सा भी झाँक के माने बैठ गया था। अगले पल अरमान ने आगे होकर दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोला तो वो खामोशी से अंदर बैठ गए। अगले पल वो कार लिए जन से आगे बढ़ गया था। चंद पल कार में गहरी खामोशी छाई रही। थैंक यू उसने कहा तो वो चौंका, हैरत से गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। किस लिए? मेरी दोस्त को ऐसे हालत में पनाह देने के लिए। बावजूद उसके जासूसों की पनाहगाहें मशकूक होती हैं। और वो बेख्तियार कहकर लगाकर हंस पड़ा था। सायरा ने भी मुस्कुराकर सर झटका था। आप आपकी दोस्त इतनी समझदार है तो उसमें हम मासूम जासूसों का क्या कसूर? इतने बेकसूर भी नहीं होते आप लोग। वो उसकी बात पर मुस्कुराया था। वो सेलिना जैसी बेवकूफ़ नहीं थी, वो ज़हरीक लड़की थी। उससे लोगों को उनके अल्फाज लौटाना आते थे। वो मुझे वाजिद हसन से इतनी घटियापन की उम्मीद नहीं थी। बहुत ही गिरा हुआ इंसान साबित हुआ है वो। कुछ पल बाद उसने तल्खी से कहा तो अरमान ने ताइदी नज़र में सर हिलाया, फिर मोड़ काटा। ऐसा ही है, वो ऐसा ही कुछ करने का इरादा रखता था। शुरू से हमारे पास इत्तलात मौजूद थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक जाएगा। किसी इंसान की ज़िंदगी के मुतालिक खुद ही सच झूठ बोलकर फैसला कर लेगा, उसने संजीदगी से कहा तो सायरा ने कसीर सी सांस खारिज की। अरमान ने चेहरा हल्का सा मोड़कर उसके फिक्रमंद चेहरे को देखा था। सेलिना की वजह से परेशान है? हाँ, उसने सर हिलाया। बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। सब ठीक हो जाएगा। सायरा ने उसके जानिब चेहरा फेरा था। कैसे पता आपको? मुझे तो लगता है अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया था। कार अब पुरसुकून सी कॉलोनी की साफ सुथरी कुशादा गलियों में दाखिल हो रही थी। मैं रोज़ाना ऐसे केस देखता हूँ जिनका ना सर होता है ना पैर, बिल्कुल बेढंगे केस होते हैं। बाज़ औक़ात इंसानियत से गिरे हुए और बाज़ औक़ात किसी ज़हीन कातिल की खौफनाक गुत्थियाँ रातों की नींद उड़ा देती हैं। लेकिन इस सब में हम जासूस लोग उम्मीद का दामन हाथ से जाने नहीं देते। अगर हम केस की साख देखकर मुतासिर हो जाएं और उसे कोशिश किए बगैर ही बंद कर दें तो कभी कोई मुजरिम पकड़ में नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं होता। गुत्थियाँ वहीं से सुलझती हैं जहाँ से उलझी हों। हर केस का एक सिरा होता है, उम्मीद का सिरा, और वो हमें छोड़ना नहीं आता। इसीलिए आप परेशान मत हो, सेलिना को कुछ नहीं होगा, उनके मामलात हल हो जाएंगे। जलिया बदीर जलिया बदेर वो अब कार घर के अंदर रोक रहा था। वहाँ सेलिना की कार पहले से मौजूद देखकर सायरा ने उसके जानिब देखा था। अरमान ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। आप इतने भी बुरे नहीं हैं। हॉस्पिटल के बाहर प्रपोज करने के अलावा, और वो कार से बाहर निकल गई थी। लेकिन पीछे अरमान का कहका सुन चुकी थी। घरों से अब मिलने मिलाने की आवाज़ें आ रही थी। वो जेब में चाबी और रास्ता घर के अंदर चला आया था। सेलिना और सायरा गले लगी हुई थी। वो दोनों तेज तेज बोल भी रही थी, वाजिद को गालियां और मारिया को कोसने दे रही थी। वो सुकून से सरदार के साथ आ बैठा था, फिर उनके पीछे सोफे की पुश पर हाथ फैलाए उनके जानिब हल्का सा झुका था। बड़ी, आपको ये खूबसूरत वाली फैशन आइकॉन टाइप की बहू मंजूर है? दादा ने उसके जानिब हैरत से देखा था, फिर उसके जानिब हल्का सा झुके। बड़ी, मैंने सुन रखा है कि ये फैशन आइकॉन लोगों की बेइज्जती बड़ी बेरहमी से करती है। उसने सर हिलाया था। बड़ी, एक दफ़ा बेइज्जती हो चुकी है। सरदार हंस दिए थे। थप्पड़ तो नहीं खा लिया कहीं? खाते खाते रह गया। दादा का कहका उभरा तो वो दोनों उनकी जानिब चौंक कर देखने लगी। अरमान बामुश्किल मुस्कुराया था। क्या कर रहे हैं बड़ी, मरवाएंगे क्या? उसने दबी आवाज़ में पूछा तो सरदार ने सर हिला दिया। सॉरी बड़ी। वो दोनों अब तक एक दूसरे से बातें कर रही थी और वो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रहे थे। एक फैन बॉय था और दूसरा मोहब्बत में मुब्तला था। उनका इलाज नहीं था।